welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we'll be discussing section 13 of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Guys, first 5 sections of this act are similar to that of the Hindu Marriage Act 1955, so we won't be discussing them all over again and we'll be beginning this act with section 6 of this act. But guys, before we discuss any other legislative provision of this act, it is pertinent for you to understand what section 13 says. क्योंकि गाइस जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को हम इंटरप्रेट करेंगे दे आर सब्जेक्ट टू सेक्शन 13. मतलब वाइल इंटरप्रेटिंग एनी ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस सेक्शन 13 को मद्देनजर रखते हुए ही हमें अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है. सो व्हाई नॉट टू डिस्कस सेक्शन 13 राइट इन द बिगिनिंग. ये कहता क्या, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट. So guys, it says that welfare of the minor is of paramount consideration. Although ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी आई गेस इन सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जहाँ पे हमने कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात करी थी. हम क्या कहते हैं कि बच्चे की कस्टडी उस इंसान को मिलनी चाहिए जहाँ पे बच्चे का वेलफेयर है. डजंट मैटर वो फादर को मिलेगी या मदर को मिलेगी. वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. गाइज, इट इज सेड दैट जो सुप्रीम गार्डियनशिप होती है एक माइनर की, इट वेस्ट्स इन द स्टेट. It vests in the state as parents patriae and it is exercised by the courts of law. कहने का मतलब क्या है गाइस कि एक जो माइनर होता है somebody who is not able to take care of himself or herself, उस इंसान की ध्यान रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो ड्यूटी होती है वो हमारी स्टेट के पास होती है. इसीलिए स्टेट को पेरेंट्स पेट्रिया बोलते हैं, विच मीन्स लीगल प्रोटेक्शन of those citizens which are unable to take care of themselves and it vests in the state. और स्टेट इस चीज़ को किस तरीके से एक्सरसाइज करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी को किस तरीके से पूरी करती है, थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ. सो गाइस, कोर्ट्स ऑफ लॉ ये ध्यान रखते हैं कि जो इंसान अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता उसका ध्यान कोई और रखे. अब कोई और कौन रखेगा? गार्डियन रखेगा. गार्डियन की केयर एंड प्रोटेक्शन में फिर उस इंसान को रखा जाता है और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल रहती है हमारे माइनर्स. सो गाइज, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है. एंड वाइल वी टॉक अबाउट गार्डियनशिप और कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड, सो वी टेक केयर कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कस्टडी की और फॉर दैट मैटर गार्डियनशिप की. कोई भी एज द केस में भी, अब गाइज जब भी किसी इंसान को हम लोग कस्टडी में रखते हैं, किसी भी बच्चे को किसी की भी कस्टडी में रखना होता है या क्वेश्चन ऑफ गार्डियनशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस कि किसको गार्डियनशिप दी जाएगी, वहाँ पे वेलफेयर को देखा जाता है. अब वेलफेयर में दोनों चीज़ें आती है, फिजिकल वेलबींग भी आती है, मॉरल वेलबींग भी आती है. गाइस, कोई एक सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर तो नहीं है, आपको पता होगा देयर आर अलॉट मेनी फैक्टर्स अपॉन विच दिस डिसीजन इज टू बी टेकन कि किस तरीके से किस इंसान को कस्टडी या गार्डियनशिप दी जाएगी. एज द केस में भी हमें बहुत सारे डिटरमाइनिंग फैक्टर्स को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है और हमें बेस्ट फॉर द चाइल्ड्स वेलफेयर निकालना होता है. अब गाइस, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर बहुत सारे रहते हैं. एज ऑफ द चाइल्ड, जेंडर ऑफ द चाइल्ड, विशेज ऑफ द पेरेंट्स, इज इट देन इकोनॉमिक अफ्लुएंसी यानी कि प्रॉस्पेरिटी और इनकम ऑफ द पेरेंट्स, सोशल स्टैंडिंग और कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स. बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है. रिलीजन ऑफ द चाइल्ड. अगर अब गाइज इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड कि वाइल वी टॉक अबाउट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, अगर कोई इंसान माइनर है उसके रिलीजन को देखा जाता है एंड प्रेफरेबली कोर्ट से सोचते हैं कि अगर एक हिंदू चाइल्ड है, हिंदू माइनर है, तो उसकी कस्टडी या गार्डियनशिप एज द केस में भी किसी हिंदू को दी जाए. बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट it is nowhere written in Hindu Minority and Guardianship Act और गार्डियंस एंड वॉर्स एक्ट 1890, कहीं पे किसी भी स्टैट्यूट में ये नहीं लिखा कि किसी हिंदू माइनर की कस्टडी या गार्डियनशिप किसी नॉन हिंदू के पास नहीं जा सकती. रिलीजन इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर कि किसी इंसान को कस्टडी मिलेगी, बट होल सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होता. जस्ट लाइक एनी अदर फैक्टर बैलेंस करना होता है. एंड गाइज, इफ अ चाइल्ड इज ऑफ द एज ऑफ डिस्क्रिशन, हमने पहले भी देखा सेक्शन 25 में देखा था हिंदू मैरिज एक्ट में कि इफ अ चाइल्ड इज ऑफ द एज ऑफ डिस्क्रिशन तो चाइल्ड की विशेज़ को भी देखा जाता है. बट गाइज, अगर चाइल्ड की वेलफेयर रिक्वायर्स कि उसकी विशेज़ को डिसरिगार्ड किया जाए तो उसकी विशेज़ को भी नहीं सुना जाएगा. इट मीन्स गाइज, कहने का ये है कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि किस तरीके से डिसीजन होगा. इट इज़ इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच न्यू केस अराइजिंग दैट कोर्ट्स हैव टू डिसाइड कि कस्टडी या गार्डियनशिप किसके पास जाएगी. गाइज, सेक्शन 6 जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट का, वो ये भी बोलता है कि जो कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड होती है इट शुड ऑर्डिनरली वेस्ट इन द मदर अगर वो बच्चा 5 साल से छोटा है. इट मीन्स हम ये कहते हैं कि कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड ऑर्डिनरली मस्ट बी गिवन टू अ मदर इफ दैट चाइल्ड इज ऑफ टेंडर एज. टेंडर एज मतलब 5 साल से छोटा अगर वो बच्चा है तो ऑर्डिनरली कस्टडी मदर को दी जाती है. बट एज आई हैव टोल्ड यू कि हर एक केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस डिफरेंट हैं.
देयर इज़ नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला और एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसी तरीके से होगा। अगर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सो रिक्वायर्स तो उसकी कस्टडी 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी भी उसके फादर के पास जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर कोई बच्चा है, माइनर है, बिलो 5 years ऑफ एज है, उस मदर बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, इलनेस बहुत ज़्यादा है, या उनकी इनकम बहुत कम है, शी इज़ नॉट एबल टू सस्टेन हर सेल्फ, एंड ऑन द अदर हैंड फादर बहुत ही एफ्लुएंट है, बहुत ही रिच, बहुत ही प्रॉस्परस हैं, या फॉर एग्जांपल मदर का कैरेक्टर सही नहीं है, सोशल स्टैंडिंग इतनी नहीं है, और फॉर दैट मैटर अगर हम कहें कि मदर इज़ इन द हैबिट ऑफ अटेंडिंग नाइट क्लब्स, तो उनका बच्चों पे ध्यान नहीं है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट हैं, ये सारे फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। तो अगर मदर इस कैरेक्टर की है, सोशल स्टैंडिंग सही नहीं है, तो बेशक बच्चा 5 साल से छोटा है, उसकी कस्टडी शैल वेस्ट इन द फादर। इट शैल ऑर्डिनरली रिजाइड विद द मदर, ऑर्डिनरली मतलब इट मस्ट नॉट बी देयर, बट हमारे पास एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। ऑर्डिनरली मतलब कोशिश की जाएगी कि मदर को मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल से छोटे बच्चे की कस्टडी फादर के पास नहीं जा सकती। सिमिलरली गाइस, अगर बच्चा 5 साल से बड़ा हो चुका है, डजंट मीन कस्टडी ऑटोमेटिकली मदर से फादर को मिल जाएगी, वहाँ पे भी बच्चा फादर के पास भी रह सकता है, मदर के पास भी रह सकता है। सो कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट गाइज, कस्टडी का या गार्डियनशिप का राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, कभी भी आपसे स्नैच किया जा सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ये सही नहीं है। आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। अब गाइज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जहाँ यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि सेक्शन 13 की वर्डिंग क्या है। वो यही बोलते हैं कि इन द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ किसी भी हिंदू माइनर के गार्जियन को अपॉइंट करता है या डिक्लेयर करता है कि ये इंसान इसका गार्जियन होगा, वहाँ पे वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी द पैरामाउंट कंसीडरेशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये भी लिखा है सबसेक्शन 2 में कि हमारे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस में, चाहे वो हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है और फॉर दैट मैटर एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू गार्डियनशिप, फॉर एग्जांपल गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट, चाहे इस लॉ के प्रोविजंस है, चाहे किसी और स्टैट्यूट के प्रोविजंस है जो कि गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी के साथ डील करते हैं, वहाँ पे जो मर्जी लिखा है उन प्रोविजंस को हम लोग नकार देंगे, मतलब उनको हम लोग ओवरलुक भी कर सकते हैं अगर हमें ये लगता है कि ये जो प्रोविजन में लिखा है वो चाइल्ड की वेलफेयर के लिए सही नहीं है। इट मीन्स नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू गार्जियनशिप अगर कोर्ट इज ऑफ एन ओपिनियन कि उस इंसान की गार्जियनशिप इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी कस्टडी की, सेक्शन 6 में ही लिखा है, इसी एक्ट के सेक्शन 6 में लिखा है कि ऑर्डिनरली कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ एज शैल बी कमिटेड टू द मदर, शैल नहीं आएगा बट इट मस्ट बी कमिटेड टू द मदर, मदर को दी जानी चाहिए। अब इसी के प्रोविजंस में लिखा है, लेकिन उन प्रोविजंस को हम ओवरलुक कर सकते हैं, ठीक है, अगर सेक्शन 13 कहता है कि इट इज़ नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द माइनर, अगर कोर्ट इज ऑफ एन ओपिनियन। तो कहने का मतलब है कि गाइस कि सेक्शन 13 हैज़ एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और फॉर दैट मैटर एनी अदर प्रोविजन जो कि माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप के साथ डील करती है। इसीलिए सेक्शन 13 को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है बाकियों पे, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टैट्यूट बनाया है हमने माइनॉरिटी के लिए बनाया, माइनर्स के लिए बनाया, उनके गार्डियनशिप के लिए बनाया, तो उन्हीं की वेलफेयर पैरामाउंट रहेगी। अगर उनके वेलफेयर में कोई चीज़ सही है तो होगी, अदरवाइज वो प्रोविजंस भी जो है वो ओवरलुक हो सकते हैं। आई होप गाइज दिस सेक्शन इज क्वाइट क्लियर टू यू। इन माई अपकमिंग लेक्चर्स विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट. So guys, stay in touch with my lectures. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.